नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बिहार का चुनाव वक्फ और मौलाना पर आ गया है। बिहार में चुनाव का माहौल अब पूरी तरह से बन चुका है और सभी को इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ तारीख का। सभी दल वोटर्स को लुभाने के लिए तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन वक्फ संशोधन कानून को लेकर तेजस्वी के कूड़ेदान वाले बयान पर बीजेपी उन्हें लगातार घेरेबंदी में घेर रही है। पहले बीजेपी ने तेजस्वी के समाजवाद को नमाजवाद बताया, तो आज बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तेजस्वी को मौलाना बता दिया। बीजेपी ने कहा कि तेजस्वी खुद को समाजवादी बताते हैं, लेकिन वो नमाजवादी हैं और शरिया कानून को मानने की बात कह रहे हैं। ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए ऐसा बयान दिया, लेकिन अब इस बयान से कहीं ना कहीं आरजेडी के वोट बैंक पर भी असर पड़ सकता है। तो लगातार एक दूसरे पर पलटवार वार हो रहा है। तेजस्वी यादव के दिए बयान पर बीजेपी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती है। चारों तरफ से इस वक्त बीजेपी अपना जो एजेंडा है या फिर कहें कि वार है वो घेर रही है आरजेडी को, तेजस्वी को, और बीजेपी कह रही है कि बहुत निंदनीय बयान है। वोट बैंक के लिए आप मौलाना बन गए, एक समाज को खुश करने के लिए एक बड़े समाज का आप इस वक्त उसे दरकिनार कर रहे हैं। देखिए, जानकारी का अभाव है। वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड, वो किसी के अगेंस्ट में नहीं है। वक्फ बोर्ड सिर्फ मैनेजरियल है कि जो मैनेजमेंट उसमें हो रहा है, अब कुछ सिलेक्टेड लोग ही टेंडरिंग का भी मेरी कर रहे हैं, वो नहीं होने दिया जा रहा है। बात ये है, अगर वो समझते तो ऐसा नहीं बोलते। वो वोट के चलते, तुष्टीकरण के चलते कि जिसमें एक सर्टन तबके के लोग हैं हमसे खुश हो जाएंगे, इसलिए वैसा किया है। आप देखे होंगे कि 370 कानून जब किया गया था तो लोग कितना उछाल किए थे, कितना उसका एक्सेप्टेंस है। उसी प्रकार से जब 3 तलाक का मामला आया था तो इसी तरह के लोग बात किया था, लेकिन अब कहाँ कोई उसमें बात आ रही है। उसी प्रकार से वक्फ बोर्ड का ही मामला है। कालांतर में सब लोग समझ जाएंगे वक्फ बोर्ड किसी के अगेंस्ट में नहीं है, किसी धर्म के अगेंस्ट में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सबके लिए काम कर रहे हैं और इसमें सिर्फ मैनेजरियल कि कुछ लोग करोड़ों रुपया हड़प रहे हैं, उससे काम होना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, ये सब नहीं हो रहा है। ऐसा मैनेज करके ऐसा वक्फ बोर्ड के पैसा से किया जाएगा, इस उद्देश्य से वक्फ बोर्ड का कानून आया है। वक्फ बोर्ड के जिन प्रावधानों के विरुद्ध इंडी गठबंधन के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से, क्या आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? हमें इस बात का सीधा और साफ जवाब चाहिए। जहां तक धार्मिक पक्ष की बात है, तो समाजवाद का चोला ओढ़े हुए ये जो राजद समाजवादी पार्टी यानी सपा जैसे दल हैं, मैं पूछना चाहता हूं, समाजवाद तो कहता है ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, गरीब को अधिक से अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। और आप क्या कह रहे हैं? ये 39 लाख एकड़ जमीन पे चंद सरमाएदारों का कब्जा होना चाहिए, चंद मुल्ला मौलवियों का कब्जा होना चाहिए। ये एक सोची समझी व्यवस्थित मानसिकता है जो समाजवाद के विचार के बिल्कुल विरुद्ध है। जो बातें कल कही गई वह सीधा सीधी इस देश के संसद को चुनौती है, वह सीधा सीधा इस देश के संविधान को चुनौती है, संवैधानिक व्यवस्थाओं को चुनौती है। कल क्या कहा लोगों ने गांधी मैदान से कि जो प्रस्ताव संसद में पास हुआ है उसको हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। किसकी इतनी हिम्मत हो गई इस लोकतंत्र में कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक देगा? ये तो सीधा उस मानसिकता को दर्शाता है जिसमें बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को नहीं मानने की सोच भरी हुई है जिनके दिमाग में। जिन लोगों ने इस देश में संविधान को कुचल के आपातकाल लाया, ऐसे सोच वाले लोग ही इस प्रकार की भाषा बोल सकते हैं। और कल जो भाषा बोला गया है गांधी मैदान में, वह भारत के संविधान को
भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, भारत की संसदीय प्रणाली को सीधा सीधा चुनौती दिया है लोगों ने। और इस देश की जनता कभी भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देगा उसे स्वीकार और बर्दाश्त नहीं करेगी। इधर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा सियासी संदेश दिया। तेजस्वी ने पटना में जनसभा के दौरान शायराना अंदाज में कहा कि हम नफरत नहीं मोहब्बत फैलाएंगे, मंदिर भी सजाएंगे, मस्जिद भी सजाएंगे, लेकिन सबसे पहले इंसानियत को सजाएंगे। तेजस्वी ने साफ कहा कि जो लोग भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उन्हें जवाब दिया जाएगा और ये लड़ाई सबको मिलकर लड़नी होगी। वक्त के खिलाफ गांधी मैदान में जो जुटान हुआ, उसके बाद से लगातार दिल्ली में ये बीजेपी के चिंटू सब, ये संघी वाले 2 दिन से हमको गाली दे रहे हैं। कभी नवाजवादी कह रहे हैं, कभी मौलाना कह रहे हैं, कुछ ना कुछ कह रहे हैं। मुद्दे की बात नहीं करेंगे, मुर्दों की बात करेंगे, काम की बात नहीं करेंगे, बेकार की बात करेंगे, देश को जोड़ने की बात नहीं करेंगे, देश को तोड़ने की बात करेंगे। ये संविधान को खत्म करने वाला लोग हैं। ये चाहते हैं देश का संविधान खत्म हो जाए, देश की भाईचारा लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये लोग, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ये लोग नफरत फैला रहे हैं। इतना नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं कि अगर ये सत्ता से चले भी जाएं तो पता नहीं कितना समय लगेगा इनके नफरत को सरजमीन से मिटाने में। चलिए, तो अब देखिए, यहां पर नमाजवाद भी है, समाजवाद भी है, शायराना अंदाज भी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। भूपेंद्र यादव हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, वो स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। राजेश भारती, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं, वो स्वागत है राजेश जी आपका। प्रोफेसर रंजीत मिश्रा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, वो स्वागत है आपका। सारिका हमारे साथ आरजेडी से जुड़ेंगी। सबसे पहले भूपेंद्र जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। नमाजवाद और मौलाना अंदाज, इस बात को लेकर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है और तेजस्वी कह रहे हैं कि आप लोग, बीजेपी के चिंटू शब्द उन्होंने यूज किया कि आप लोग नफरत फैला रहे हैं। अगर सत्ता से चले भी गए तो उनको नफरत मिटाने में या वो जो आप लोगों ने फैला दिया है उसको खत्म करने में बहुत समय लग जाएगा। ऐसा है, सबसे पहले तो मैं पूरे देश की जनता को नमस्कार करता हूं और आपके चैनल को दर्शक का। भाई साहब, बिहार के अंदर में राजद जो है भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वंशवाद के बुनियाद पर टिकी हुई है और ये समाजवाद का बहुत बड़ा ही लोग ढोंगी है रे भाई। बिहार की सत्ता हथियाने के लिए लालू जी के कुनबा जो है चारों तरफ से घेराबंदी कर रहा है कि किसी तरह सत्ता को हथियाओ रे भाई। अभी देखिए, ये लोग लोकतंत्र और संविधान को कुचलने वाली उस कांग्रेस के गोद में जा करके बैठ करके इंडी गठबंधन के साथ इस प्रदेश के अंदर में देश के संसदीय कानून ने वक्फ बोर्ड जो 65% पसमानदा समाज गरीब के हित की बात किया जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने, तो इन लोगों को जो है ना छाती पर सांप लौटने लगा रे भाई। ये देश के अंदर में ये लोग जो है समाजवाद के नाम पर जो है ये लोग जो है नमाजवादी हैं। बाबा साहेब को ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग आप देखे होंगे कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के अंदर में हमारे बाबा साहेब, पूज्य बाबा साहेब को किस तरह से अपमान करने का काम किया पिछले दिनों। ये लोग देश की जो है ना किसी तरह बिहार का जो है जनता भोली भाली को माई समीकरण बना करके ये वोट लेकर के इनके द्वारा लूटी गई रिसोर्स, पूरे बिहार की संपत्ति को लूट करके लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार का कुनबा इतना न धन्ना सेठ हो गया। ये लोग जनता के बीच जा करके अनाप शनाप जो है ना एक देश के द्वारा जो है ना लाया गया कानून जो संवैधानिक तौर पर जो है ना वो राष्ट्रपति महोदया तक भी डिसीजन हो चुका है और इसको ही लोग कोर्ट में लेके चला गया। मैं आपको बता दूं मेरे भाई साहब,
यही आदरणीय लालू प्रसाद जी और जो है ना ये कांग्रेस की सरकार 2014 में 5 मार्च को जब आचार संहिता लागू हो रही थी इस देश के ऊपर, तो इन लोगों ने एक कानून ला करके दिल्ली की 123 जो रिहायशी इलाके की प्रॉपर्टी थी, इन लोगों ने चलती हुई केस को वक्फ बोर्ड को, ये लोग मुसलमान भाइयों को जो है ना बड़े बड़े लोगों को लाभ देने के लिए इस देश की 123 प्रॉपर्टियां दे दिया वोट के कारण। मेरे भाई, ये देश की जनता इन लोगों से पूछती है, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी और कांग्रेस के राहुल गांधी जी से, ये कौन सा नाटक था रे भाई कि आप जब तक केस नहीं हारे वक्फ बोर्ड के अंदर में और तुरंत सरेंडर कर दिए गजट निकाल करके 123 प्रॉपर्टी जो खरबों खरबों की प्रॉपर्टी है मेरे भाई, तो ये लोग देश की संपत्ति। ठीक है, जवाब लेता हूं प्रोफेसर रंजीत मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस। आ रहा हूं भूपेंद्र भाई, आ रहा हूं। जब आपने लंबा बोला उसका काउंटर ले लेता हूं। भाई, जो लड़ाई चल रही है वो बीजेपी और आरजेडी में चल रही है, उनकी प्रवक्ता जुड़ेंगी तो उनसे पूछेंगे कांग्रेस इसमें कहां है और कैसे देख रही है। वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे, ये तेजस्वी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लड़ाई अकेले आरजेडी लड़ रही है। बिहार में कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, ऐसा है कि तेजस्वी यादव ने अभी आपने जो बाइट सुनाया उसमें वो कह रहे हैं कि इंसानियत को सजाएंगे, मंदिरों को भी सजाएंगे, मस्जिदों को भी सजाएंगे, यानी वो आपसी भाईचारे की बात कर रहे हैं। और आपसी भाईचारे का इस देश में जो बात करेगा भारतीय जनता पार्टी को वो नागवार गुजरता है, क्योंकि इनको ऐसी शिक्षा दीक्षा दी जाती है कि देश को कैसे तोड़ना है वही फॉर्मूला ये आपको बताएंगे। तेजस्वी यादव तो बिल्कुल अभी ठीक कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में अलग अलग वर्गों के बीच जो अविश्वास की खाई पैदा की है उसे भरने में बरसों लगेगा। तो ये बात वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इन लोगों के तंत्र में जिस तरह से इस देश को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है, जिस तरह से देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है, उसे दूर करने में वक्त लगेगा। देखिए, ऐसा है कि इन लोगों को बिहार चुनाव में जनता, अतुल जी सवाल पूछ रही है बेरोजगारी पे। इनसे पूछ रही है कि 45 साल में सर्वाधिक बेरोजगारी है, आपकी सरकार 20 साल से बिहार में काम कर रही है, उसका क्या जवाब है। इनसे पूछ रही है कि 20 साल में पलायन इतना क्यों बढ़ा। इनसे पूछ रही है कि 20 साल में डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बात आप करते रहे और एक भी उद्योग बिहार में क्यों नहीं लगा पाए। इन सवालों के जवाब इनके पास नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य को इन लोगों ने पूरी तरह से बिहार में तहस नहस कर दिया, उसका जवाब नहीं है इनके पास। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, अफसर किसी की सुनता नहीं है। इसका जवाब देने के बजाय ये लोग बात करेंगे इसी तरह, कभी हिंदू मुसलमान, कभी वक्फ। और ये देखिए, इस बार के बिहार के चुनाव में चाहे नीतीश जी हो, नीतीश जी क्या कहते थे, संघ मुक्त भारत बनाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। है कहां वो? तो सबकी असलियत जनता के सामने आ गई है। इस बार लाख ये लोग मुद्दे को घुमाने की कोशिश करें, बिहार की जनता इनसे हिसाब लेगी। इस बार बेरोजगारी पे हिसाब लेगी, इस बार पलायन पे, शिक्षा और स्वास्थ्य की दुर्दशा पे, भ्रष्टाचार पे, बेलगाम अफसरशाही पे। और सबसे बड़ी बात कि आजकल आप देखेंगे कि युवा वर्ग वहां नशे के चपेट में, सूखा नशा का जो कहर अब बिहार में दिख रहा है शराबबंदी के बाद, उस पर भी इनको जवाब देना पड़ेगा। और अतुल जी के पास जवाब नहीं है तो ये कभी आपको पाकिस्तान ले जाएंगे, कभी चीन ले जाएंगे। आ गया है पाकिस्तान जाने की, पाकिस्तान को ले आए हैं। जवाब नहीं, बिहार चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है, उसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ा, ऑलरेडी आ गया है। ठीक है, ये इन लोगों का बड़ा, देखिए माननीय प्रधानमंत्री भाई साहब, हाँ भूपेंद्र जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा भारती साहब के पास। भूपेंद्र जी काउंटर जवाब दे दीजिए। नेताओं का बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है हमारे भाई साहब, पाकिस्तान के बिना ये चुनाव नहीं लड़ सकते। आप थोड़ा सुन लीजिए प्रवक्ता महोदय, ये हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार, इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी, कांग्रेस से बड़ा भ्रष्टाचारी इस देश में कौन हुआ भाई? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब चैनल पे नोटों की गड्डी गिनता हुआ देखा गया तो उससे बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। सुनिए तो, आप सुनिए मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर नोटों की गड्डी गिनता हुआ देखा गया, इससे भी बड़ा भ्रष्टाचार का कुछ उदाहरण होता है क्या? बक्सर में जाते हैं पाल समाज के बीच,
तो ये कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे तो हम भेड़ी बांटेंगे, तो ये अपना गोतिया भी तो भेड़ी तेजस्वी जी बांटेंगे रे भाई। लेकिन बाकी 90% जो इस बिहार के अंदर में जदुवंश है, जो किश्नौट और मजरोट जदुवंश है, जो गाय पालता है, तो उसको ही क्या क्या को गाय देंगे। पूरा बिहार का जदुवंश अब इनसे पूछने जा रही है जब ये वोट मांगने जाएंगे 2025 में कि अरे भाई तू तो गलेड़ी है, तो गलेड़ी को 20-20 को भेड़ी देने जा रहे हो सरकार बनाने पर, हमको गाय दे रहा है कि नहीं दे? यदि नहीं देगा तो पूरे जदुवंश फूटा उखाड़ के बीजेपी में आ रहा है मेरे भाई। ठीक बात क्या बात है, करें? ठीक बात है। वो परिणाम जब आएगा तो सारे ये दावे, सबके दावे, लोग उसका खुलासा हो जाएगा कि किसके पक्ष में परिणाम आएगा। लेकिन अभी चुनाव से पहले का जो अंदाज है वहां पर बहुत सारी बातें। भूपेन जी एक मिनट, ठीक है, आऊंगा भूपेन जी आऊंगा। राजेश भारती साहब, आपने बीजेपी को भी सुन लिया, आपने जो अंदाज था शायराना तेजस्वी का वो भी मैंने अपने उसमें सुना दिया, आपने कांग्रेस का पक्ष भी देख लिया। कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि असल में मुद्दों का जवाब बीजेपी नहीं दे रही है, इसलिए भटका रही। अब क्या बीजेपी के कहने पर नमाजवाद, मौलाना, शायराना अंदाज और सबसे बड़ी बात कि वक्फ कानून का जिक्र करने लगे तेजस्वी, मुद्दों का जिक्र तो हुआ नहीं। वो कहां गए मुद्दे जो गिना रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता? कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात कही है। फिर आती है बात नफरत की। किसी पार्टी के कोई भी समर्थक, वो चाहे आरजेडी के हों, कांग्रेस के हों या बीजेपी के, उनको चिंटू कहना ये नफरत नहीं है तो क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि अक्रॉस द पार्टी लाइन ये जो हमारा देश का पूरा जो राजनीतिक वर्ग है ना, वो इस चिंटूबाज में और इस तरह की भाषाओं में मजे ले रहा है। उसे लगता है कि जनता को हम वो वारेन हेस्टिंग्स की ऑटोबायोग्राफी जो लिखी गई थी, वारेन हेस्टिंग्स ने जो लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि हम भारत में तब तक वो अंग्रेजों के लिए, क्योंकि वो रूलर थे, बंगाल के जो है पहले गवर्नर जनरल बने 1773 में, तो उन्होंने लिखा कि हम तब तक भारत में रूल कर पाएंगे जब तक हम भारत को कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन ये सब में बांट के रख सकेंगे। ये वक्फ क्या है, ये धर्म क्या है, आप माने हमारा देश का राजनीतिक वर्ग ये समझने को तैयार है कि धर्म और राजनीति के अलगाव पे ही लोकतंत्र का जन्म हुआ है। वक्फ का मामला हो, वक्फ है क्या? अगर मैं अपने देश के राजनीतिक वर्ग से पूछूं तो 90% ये एग्जैक्ट बता नहीं पाएगा वक्फ क्या है। लेकिन उस पे बयानबाजी में मैं आपको इंडिविजुअली नहीं कुछ कह रहा हूं, आप बयानबीर मत बनिए, आप सुनिए पहले। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं। बोलिए। आप सुनिए, पहले सुनिए बस। कि जब जिस लोकतंत्र को सामंतवाद में धर्म और राजनीति के गठजोड़ से ही सारा व्यवस्था चल रहा था, उसके विरोध में ही जो है जब आम आदमी में जागृति आई तो उस जागरण से ही लोकतंत्र का जन्म हुआ। और उसमें यह स्पष्ट था कि क्लियर कट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, कि राज्य और धर्म अलग अलग होंगे। आज धर्म के मामले में राज्य, चाहे वो हिंदू का मामला हो, क्रिश्चियंस का मामला हो या मुस्लिम का मामला हो, मैं तेजस्वी यादव हो या मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता डायरेक्ट, सारे जो राजनीति में बैठे लोग हैं कि एक पे आरोप लगाना है कि तुम ज्यादा भ्रष्ट थे। क्या भ्रष्टाचार को भी स्केल पे नापेंगे कि कोई 10 पे था कि 9 पे था कि 8 पे था? क्या इस देश का राजनीतिक वर्ग और कैसा है इस देश की जनता नहीं जानती है? जनता अच्छे से जानती है आप सब। इसीलिए बस 10-20 साल और रुक जाइए, ये खेल भारत में नहीं चल पाएगा। समझिए, आम आदमी की बात कीजिए, समाज की बात कीजिए, लोगों को जोड़ने की बात कीजिए। ये धर्म के नाम पे लड़ाना और धर्म के नाम पे जुगलबंदी बना के एक दूसरे के विरोध में बोलना, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना, ये राजनीति हमारा पाकिस्तान भी हमसे बेहतर न्यूज चैनल बहस करता है। सुन लीजिएगा पाकिस्तान का कोई न्यूज चैनल, जिस पाकिस्तान को मैं समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन एक चैनल पे बैठे एक आदमी बात कर रहा है तो इतना भी पेशेंस नहीं है कि हम बीच में नहीं बोले। ये जो ट्रेंड है ना, इसको राजेश भारती जी, आपने जो बात कही है वो स्पष्ट है। हालांकि आपने उम्मीद पाली है कि 20 साल में कम से कम ये खत्म हो जाएगा। मुझे शायद इससे थोड़ा सा और समय ज्यादा लगता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मैं इसके लिए किसी पार्टी, किसी नेता को ही दोषी नहीं मानता। हम उस समाज को भी देखें जो कि जाति में फंसा रहता है, तो उसका लाभ पार्टियां अपने अपने हिसाब से अलग अलग प्रदेशों में लेती हैं। अब यहाँ पर प्रश्न मैं एक जवाब देना चाह रहा हूं, अगर मुझे इजाजत। बोले सर, बोले। देखिए, ये जातियां में जो जातियों का जो नेता हर क्षेत्र में जो इस देश में डेवलप हो गए हैं, वो बेसिकली जो
नेशनल लीडरशिप है ना, उसका फेल्योर है कि जो राष्ट्रीय राजनीति में बैठे लोग हैं और जिस तरह की आजादी के आंदोलन में जो सपने जगाए गए थे, आम आदमी को लगा था कि जैसे आजादी आएगी उन्हें रोटी मिलेगा, उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को, मतलब जीवन की जो आधारभूत करने जो बेसिक नीड्स है वो हम सबको मिलेगा जी। इसी सपने से आपकी बात से बीजेपी से ज्यादा एक मिनट इसी सपने से देश को आजादी मिली, लेकिन वो सपना जैसे पूरा नहीं हुआ तो उस मोह भंग से आम आदमी वो जातीय लीडरशिप की तरफ चली गई। मैं ये बिल्कुल सही बात है और आपका आकलन बिल्कुल सही है और इस बात से बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस नाराज हो जाएगी आपसे, क्योंकि सत्ता में सबसे ज्यादा वही थी या फिर उसको मौका मिला था। नेशनल फेल्योर इन दोनों पार्टियों का है। बहरहाल हमारे साथ सारिका भी जुड़ चुकी हैं, सारिका पासवान, प्रवक्ता आरजेडी की। बहुत स्वागत है सारिका आपका। सारिका, पैनल में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मुद्दा यही है कि बात तो मुद्दों की होनी थी, वहां पर मौलाना, नमाजवाद, समाजवाद, शायराना अंदाज और पाकिस्तान आ गया। मुद्दे नहीं है क्या? नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि किसने किया भाई। पाकिस्तान को किसने लाया बीच में, नमाज को किसने लाया बीच में, और कौन है वो लोग जो हर बार धर्म को लाते हैं, जात को लाते हैं। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के पास में असल में कोई मुद्दा बचा नहीं है। बिहार में इलेक्शन हम सबको पता है और पिछले अगर इनकी 2 मैनिफेस्टो को आप देखें, 4 मैनिफेस्टो को मैं तो कहूंगी, अगर आप देखें उनको, तो जो भी वादे बिहार के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने किए थे वो कोई वादा अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया। जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि 10 लाख नौकरियां देंगे, तो ये 2 कदम आगे बढ़ के उन्होंने कहा था कि 19 लाख देंगे। अनगिनत वादे बिहार के संदर्भ में, चाहे विशेष राज्य का दर्जा हो, जाति आधारित गणना हो, ये तमाम वादे जो है भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया उन लोगों ने। आज वो कहते हैं कि भाई संविधान के पक्ष में वो बात कर रहे हैं। खुशी की बात है, मैं तो कहूंगी चलिए अच्छा है, आज आप हमारे बीच में आकर के खेल रहे हैं। जो हमारा विषय हमेशा से रहा था, संविधान, देश, विकास, उन लोकतंत्र, इन मुद्दों पे आज भारतीय जनता पार्टी बात करने के लिए अंततः विवश हो गई। तो ये तो मैं अपने आप में मानती हूँ कि ये हमारी जीत है। लेकिन कौन वो लोग हैं जो संविधान में संशोधन करने की बात किया करते थे? कौन वो लोग हैं जो अभी भी, जो इनकी पितृ पार्टी है आरएसएस, उनके होने वाले प्रमुख, जिन्होंने कहा कि संविधान से 2 शब्दों को हटा देना चाहिए, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। और हम सब यहाँ पैनल में बैठे हुए तमाम लोगों को ये जानकारी है कि ये 2 शब्द हटा देने के बाद आखिर उस संविधान में कितने बदलाव करने पड़ेंगे, और कौन है जो समाजवादियों का दुश्मन है, कौन है जो धार्मिक ध्रुवीकरण करता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। तो मुद्दे तो हमारे आज भी वही हैं। हम तो आज भी चाहते हैं लोगों को भाई रोजगार मिले, पलायन रुके, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, स्वास्थ्य के अच्छे इंतजामात हो, विकास की बात हो। लेकिन क्या इन मुद्दों पे कभी भारतीय जनता पार्टी मुखरता से बात कर पाई है? नहीं कर पाई है। आज भी वो वही चीजें कर रहे हैं। भाई आपके प्रधानमंत्री जाते हैं पाकिस्तान में, जाके बिरयानी खाते हैं। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, प्रधानमंत्री तो आपके भी हैं, बिरयानी अगर खाई भी है तो भी प्रधानमंत्री वो आपके भी। ऐसा नहीं है कि आपके प्रधानमंत्री कहने से वो सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। बहरहाल भूपेंद्र जी से इसका जवाब लेता हूं। भाई आपने सुना, सारिका का सीधा कहना है संविधान बचाने की बहुत लंबी लड़ाई कांग्रेस और आरजेडी ने लड़ी है, लड़ते रहेंगे। उसके साथ साथ लोकतंत्र भी बचाएंगे, उसके साथ साथ बहुत सारे मुद्दे हैं, और फिर इन सबको जब बचा लेंगे उसके बाद वो बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर आएंगे। लेकिन आप पाकिस्तान ले जाएंगे, आप नमाजवाद और मौलाना अंदाज लाएंगे। तो शायराना अंदाज में तेजस्वी ने जवाब भी दे दिया। ऐसा है भाई साहब, हमारी बहन सारिका ने बोली ये जात पात की बात। सबसे पहले तो जात पात की बात करने वाला तो बिहार के अंदर में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद से बड़ा कोई हुआ ही नहीं रे भाई। इन्होंने तो माई समीकरण बनाया। माई समीकरण को इस तरह से ठगा कि अब जो है माई समीकरण इनके यहाँ जाओ नहीं रहा है। ये लोग जो है ना बिहार में आए थे कि हम गरीबों के मसीहा हैं और गरीब के बेटा है, लेकिन इन्होंने पूरे बिहार को इतना न 15 सालों में जो है ना जलता हुआ बिहार को जलाया, और इतने न हत्याएं हुई बिहार के अंदर में। ये जो है ना हत्या करा करके सारे वोटर्स को, पिछड़ा दलित समाज के भाइयों को इन्होंने 15 साल बिहार पर बोल देंगे तो विवाद हो जाएगा। राज करके विवादित हो रहा है। आप ही सबसे पहले झंडा खड़ी करनी है मेरे खिलाफ। संपत्ति को छिपाने के लिए
हार लेते हैं राजनीति का। तो ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग पूरे बिहार के रिसोर्स से लूट करके धन्ना सेट हो गए मेरे भाई, आपको मालूम नहीं है। इनका पटना के धरती पर 11,000 करोड़ का मॉल बनाने का सपना था इनका, ये कहां से लाए थे? ये कहां से इनकी इनकम है? ये बताए ना तेजस्वी जी की कौन सा फंडा है रे भाई? हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं रोड पर, इन्हीं वाला फंडा लगाकर हम एगो जदूवंश के बेटा है। ये कितना गाय पालते थे, सारा गाय तो इनका दानापुर में मर गया। बताइए सारिका, जल्दी से एक काउंटर, उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा। सारिका, भाई भूपेंद्र जी कह रहे हो फंड कहाँ है, इनको भी बता दीजिए, भी एक अपना मॉल बनवा ले, वो भी यदुवंशी समाज से, वो भी है। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी सत्ताधारियों के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है कि जब आप उनसे विकास की बात करें तो वो पिछले 15 साल में आपको लेके चले जाएं। अगर आप इनसे पूछे कि क्यों आज प्रतिदिन बिहार में हत्याएं हो रही है, दिन में तमंचे लहरा के लोग घूम रहे हैं, हर जगह बहन और बेटियों का बलात्कार हो रहा है, तो फिर ये आपको 15 साल पहले ले जाएंगे। अगर आप इनसे पूछेंगे क्यों आज भी पटना में हॉस्पिटल्स में वो इंतजामात नहीं है, क्यों इलाज के बगैर एक बच्ची ने दम तोड़ दिया हॉस्पिटल से बाहर, तो ये आपको पिछले 15 साल के पीछे ले जाएंगे। अगर आप इनसे पूछिएगा कि क्यों आपके 13 पुल विकास के ढह गए 13 दिन में, तो ये कहेंगे 15 साल पहले चलिए। अगर आप इनसे पूछेंगे, अरे सुन ले, अभी आप बोल रहे थे ना, तो हम आपका सुने ना सब कुछ। अभी आप जो भी बोले मैंने बड़े धैर्यपूर्वक सुना, तो मैं भी आपको याद दिलाना चाह रही हूँ कि पिछले 20 साल से जिनकी सरकार है, और अभी भी अगर आपकी ये व्यवस्था हो जा रही है कि अगर हम आपसे प्रश्न करें कि आपने 20 साल में क्या किया, और आपकी मजबूरी हो जा रही है कि आप पिछले 15 साल की ओर लोगों को दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपने पिछले 20 सालों में बिहार में कोई काम किया नहीं। और मोदी जी तो खुद ही नीतीश कुमार जी के 56 घोटाले का पर्ची लेकर के पॉकेट में घूम रहे थे। उस समय उन्होंने कहा भी था, बदले में नीतीश जी ने भी उन पर दंश किया था और मोदी जी ने किया था नीतीश कुमार जी पे। तो मुझे समझ में नहीं आता 20 साल में सारिका, समझने वाली बात है ना, नीतीश बाबू पलटू राम उनका नाम कहा जाता है, आप लोगों के यहाँ बोला जाता है, आप ही लोग आरोप लगाते हो, वो कब क्या कहेंगे और कब पलट जाएंगे उनको भी नहीं पता होता है, ये टैलेंट है उनका। दूसरी बात कि जब आप कहती है ना कि 13 दिन में आपके कितने पुल गिर गए, तो उस 13 दिन में वो पुल नहीं बने थे, वो पुल बने थे कई सालों में, और उस कई सालों में आप भी सत्ता में थे या साझा सत्ता में थे। तो सवाल आप पर भी उठेगा, सवाल इन पर भी उठेगा, और सवाल वो लोग भी उठाएंगे जो कि अब सत्ता में थे या नहीं है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर लौटेंगे। तो अब बिहार चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। मौलाना, नमाजवाद, समाजवाद, शायराना अंदाज, ये तो पहले से चल ही रहा था।